नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य की एक बहुत ही जानी मानी आवाज महादेवी वर्मा, जी। उनकी एक बेहद संवेदनशील रचना पर बात करने वाले हैं। जी, संस्मरण। हाँ, संस्मरण। हमारे पास कुछ नोट्स हैं इस रचना पर जो इसकी बनावट और इसके भावनात्मक पहलुओं पर काफी रोशनी डालते हैं। और ये रचना, जैसा आपने कहा, बहुत व्यक्तिगत भी है, आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। बिल्कुल। महादेवी जी के अपने जीवन का एक बहुत ही करुण प्रसंग इसमें सामने आता है। बहुत गहराई है इसमें। कहानी का केंद्र है सुधा, एक एक निर्धन विधवा। जी। और लेखिका यानी महादेवी जी का उनके साथ जो एक गहरा रिश्ता बन जाता है, वो। हाँ वही। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इस कहानी की परतों को खोलें, किरदारों को समझें और वो सामाजिक सच्चाइयां भी देखें जिन पर ये रचना उंगली उठाती है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सुधा, सबसे पहले सुधा के किरदार को देखते हैं। नोट्स में जो तस्वीर उभरती है वो एक बहुत ही निर्बल, असहाय सी महिला की है। हाँ, जीवन की कठिनाइयों से पीड़ित एक विधवा। वो महादेवी जी के पास आती हैं, शायद थोड़ी राहत, थोड़ा सहारा ढूंढने। नोट्स में ये भी लिखा है कि उनकी खामोशी वो बहुत कुछ कहती थी, उनका दुख। जी, लेकिन साथ ही एक तरह का आत्मसम्मान भी। हाँ, ये दिलचस्प बात है, दुख और आत्मसम्मान एक साथ, और इन सब ने मिलकर महादेवी जी पर गहरा असर डाला। बिल्कुल। क्या नोट्स में ये साफ है कि किस खास बात ने या शायद किसी घटना ने उन्हें इतना छुआ? देखिए, नोट्स किसी एक खास घटना का जिक्र तो नहीं करते, लेकिन इशारा इस तरफ है कि सुधा की जो अयाचक गरिमा थी, मतलब बिना मांगे अपनी स्थिति को संभालना, अच्छा, हाँ। वो बात महादेवी जी को छू गई। मतलब इतनी गरीबी, इतनी लाचारी, लेकिन कोई शिकायत नहीं, कोई कड़वाहट नहीं, बस एक मूक सहनशीलता। और यहीं पर महादेवी जी की संवेदनशीलता दिखती है। कैसे? मतलब समाज तो शायद। हाँ, समाज शायद उन्हें सिर्फ एक बेचारी विधवा ही समझता, लेकिन महादेवी जी ने उस चुप्पी के पीछे जो संवेदनशीलता थी, जो आत्मसम्मान था, उसे पहचाना। हमारे स्रोत यही बताते हैं कि उन्होंने सुधा को सिर्फ दया की पात्र नहीं माना, बल्कि एक महसूस करने वाली, अपनी इज्जत को समझने वाली स्त्री के तौर पर देखा। और ये उस समय के हिसाब से तो बहुत अलग नजरिया था। बिल्कुल, खासकर विधवाओं के प्रति जो समाज का रवैया था, उसे देखते हुए तो ये लगभग क्रांतिकारी सोच थी। सही कहा। मतलब उनकी नजर सिर्फ बाहरी हालत पर नहीं थी, बल्कि अंदर के इंसान पर थी। जी। और ये संवेदनशीलता सिर्फ समझने तक ही नहीं रही होगी। मतलब नोट्स कह रहे हैं कि वो सुधा के दर्द से जुड़ गईं। हाँ, एकाकार हो गईं जैसे। उसके दुख को महसूस करती थी अपने अंदर। क्या ये सिर्फ एक लेखिका की कल्पना थी या उनके बर्ताव में भी दिखता था? नहीं, नोट्स तो यही बताते हैं कि ये सिर्फ एक बौद्धिक सहानुभूति नहीं थी, ये गहरी समानुभूति थी, एम्पैथी। अच्छा, एम्पैथी। हाँ, उनका व्यवहार, सुधा के लिए उनकी चिंता, उसकी जरूरतों का ध्यान रखना, ये सब उसी गहरे जुड़ाव का सबूत था। और यही जुड़ाव इस संस्मरण को इतनी ताकत देता है। ये कोई बाहर से देखकर लिखी गई रिपोर्ट नहीं है। नहीं, ये एक इंसान का दूसरे इंसान के दुख में पूरी तरह शामिल हो जाना है। और ये महादेवी जी के लेखन की पहचान भी रही है शायद। बिल्कुल, हाशिए पर खड़े लोगों की पीड़ा को, उनके अनकहे सम्मान को समझना और उसे आवाज देना, ये उनकी खासियत रही है। सुधा की कहानी में वो उस औरत की आवाज बन जाती हैं जिसकी आवाज समाज ने शायद छीन ली थी। वो उसकी चुप्पी में दबे आत्मसम्मान को, हाँ, महसूस कर पाती हैं, जो उस दौर में सचमुच बहुत बहुत बड़ी बात थी। ये उनकी मानवीय समझ की गहराई दिखाता है। और यहीं से ये कहानी एक व्यक्तिगत अनुभव से आगे बढ़ जाती है। बिल्कुल, एक सामाजिक दस्तावेज की तरह लगने लगती है ना? नोट्स में ये बात साफ लिखी है कि ये सिर्फ सुधा और महादेवी के रिश्ते की कहानी नहीं है। नहीं, ये उस दौर के समाज पर, खासकर उसके पितृसत्तात्मक ढांचे पर एक तीखी टिप्पणी है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये उस व्यवस्था पर सवाल उठाती है जो पति की मृत्यु के बाद औरत को बिल्कुल हाशिए पर धकेल देती थी। हाँ, उपेक्षा और तिरस्कार, नोट्स में ये शब्द इस्तेमाल हुए हैं। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस कड़वी सच्चाई की तरफ इशारा करते हैं जो अकेली बेसहारा औरतें, खासकर विधवाएं, रोज जीती थीं। उनका जीवन दूसरों की दया पर निर्भर। हाँ, और सामाजिक सुरक्षा तो लगभग थी ही नहीं, सम्मान तो बहुत दूर की बात थी। विधवा होना जैसे कोई गुनाह हो। बिल्कुल, जिसके लिए औरत को जिंदगी भर सजा भुगतनी पड़ती थी।
महादेवी जी यही दिखाती हैं कि कैसे समाज के नियम, मान्यताएं किसी की जिंदगी को कुचल सकते हैं। ये सोचना भी भयानक है। मतलब सुधा की जो हालत नोट्स में बताई गई है, वो निर्बलता, वो असहायता, हाँ, वो शायद सिर्फ उसकी व्यक्तिगत स्थिति नहीं थी, वो समाज ने उस पर थोप दी थी। हाँ, काफी हद तक समाज द्वारा लगाई गई बेड़ियां थी वो। और महादेवी जी ने इस बात को कितनी बारीकी से पकड़ा है और लिखा है। हाँ, ये उनकी गहरी सामाजिक चेतना और हिम्मत को दिखाता है। अक्सर क्या होता है कि लेखक व्यक्तिगत कहानियों में ही रह जाते हैं, लेकिन यहाँ व्यक्तिगत कहानी समाज का आईना बन गई है। सही। और एक बात और, महादेवी जी का नजरिया सिर्फ आलोचना या विद्रोह का नहीं है। अच्छा। नोट्स भी यही बताते हैं कि उनकी लेखनी में गुस्सा या आक्रोश उतना नहीं है जितनी करुणा और वेदना है। ये बात है। वो समाज की कठोरता देखती हैं, उस पर लिखती भी हैं, लेकिन उनका ध्यान उस कठोरता से पैदा होने वाले इंसानी दुख पर ज्यादा रहता है। वो सुधा की पीड़ा को इतने गहरे महसूस करती हैं। हाँ, कि पढ़ने वाला भी उससे सीधे जुड़ जाता है। शायद इसीलिए उनकी रचनाएं उपदेश दिए बिना भी समाज को बदलने की प्रेरणा देती हैं। वो दिल को छूकर सोचने पर मजबूर करती हैं। बिल्कुल। इस कहानी का अंत भी नोट्स में जिक्र बहुत दुखद है। हाँ, बहुत मार्मिक। सुधा की मृत्यु हो जाती है और ये घटना महादेवी जी के मन पर एक ऐसा घाव छोड़ जाती है जो कभी भरता नहीं। नोट्स में लिखा है, जीवन पर्यंत ना भूलने वाली घटना। ये अपने आप में बहुत भारी बात लगती है। नोट्स मौत की वजहों के विस्तार में तो नहीं जाते। अच्छा। लेकिन ये साफ करते हैं कि सुधा की मौत उसकी लगातार बिगड़ती हालत और शायद सही देखभाल और सहारे की कमी का नतीजा थी। ये अंत कहानी को उसके भावनात्मक शिखर पर ले जाता है, पढ़ने वाले को हिला देता है। सही। ये सिर्फ सुधा की व्यक्तिगत हार नहीं है, ये उस सामाजिक उदासीनता पर भी एक कड़वा सवाल है जिसने शायद उसकी पीड़ा बढ़ाई और आखिर में उसकी जान ले ली। हाँ, और महादेवी जी के लिए घटना सिर्फ एक जानने वाले की मौत नहीं थी, ये उनकी अपनी संवेदनशीलता और शायद उनकी लाचारी का भी प्रतीक बन गई। ये याद उन्हें जिंदगी भर कचोटती रही, जैसा नोट्स बताते हैं। ये पढ़ने वाले को स्त्री वेदना की गहराई, मानवीय जीवन कितना नाजुक है और समाज कितना निष्ठुर हो सकता है, इस पर सोचने को मजबूर करता है। बिल्कुल, सुधा की मौत सिर्फ एक व्यक्ति का अंत नहीं है, ये उस संभावना का भी अंत है जिसे शायद एक ज्यादा संवेदनशील समाज बचा सकता था। तो इस पूरी बातचीत के बाद इस संस्मरण के बारे में हम क्या कह सकते हैं? इसका निचोड़ क्या है? नोट्स कहते हैं कि ये सिर्फ किसी घटना का विवरण मात्र नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये महादेवी वर्मा की अपार करुणा, उनकी असाधारण संवेदनशीलता और समाज की जो गड़बड़ियां हैं उन पर उनकी पैनी नजर, हाँ, उनकी प्रश्नाकुल दृष्टि, उसका एक जीता जागता सबूत है। ये दिखाता है कि कैसे एक महान लेखक अपने समय की सच्चाइयों से आंखें मिलाता है और उसे अपनी कला में ढालता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये रचना हमें उन मुद्दों पर सोचने को मजबूर करती है जिनसे हम अक्सर मुंह फेर लेते हैं, जैसे स्त्री की पीड़ा, मानवीय करुणा का क्या महत्व है और सामाजिक अन्याय के अलग अलग रूप। नाव और सामाजिक हकीकत का एक ऐसा मार्मिक दस्तावेज है जो समय के साथ पुराना नहीं पड़ता। सही। महादेवी जी हमें दिखाती हैं कि साहित्य कैसे व्यक्तिगत अनुभवों को एक सार्वभौमिक सत्य में बदल सकता है। सुधा की कहानी पढ़कर हम सिर्फ उसके लिए दुखी नहीं होते। नहीं, हम अपने समाज, अपनी सामूहिक जिम्मेदारियों और अपनी खुद की संवेदनाओं पर भी सवाल उठाने लगते हैं। ये पाठक को एक गहरे आत्ममंथन की तरफ ले जाती है। हाँ, बिल्कुल। और शायद यही इस रचना की सबसे बड़ी ताकत है। ये हमें अतीत की कहानी सुनाकर आज के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। कौन सा सवाल? यही कि आज के इस दौर में व्यक्तिगत दुख और सामाजिक अन्याय के प्रति हमारी अपनी संवेदना कितनी बची है, कितनी सक्रिय है। ये जरूरी सवाल है। क्या हम अपने आसपास जो अनगिनत सुधा जैसी कहानियां हैं, जो किरदार हैं, क्या हम उन्हें उसी मानवीय गहराई और सम्मान से देख पाते हैं जैसे महादेवी जी ने देखा था? हम भी कहीं ना कहीं उसी सामाजिक उदासीनता का हिस्सा बन गए हैं। हाँ, जिस पर उन्होंने सवाल उठाया था। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को अकेले में सोचना चाहिए। जरूर सोचना चाहिए।